राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के बारे में। ये PT 365 है और ये फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर मैंने कवर कर रखे हैं। आप सबको हैप्पी होली वैसे। और हम अब देखने वाले हैं, पहला जो न्यूज़ है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली एक लॉयर थे, एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण, वो गिल्टी थे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, क्योंकि उन्होंने कोई कमेंट बना लिखा था सोशल मीडिया पे जो कि टारगेट करता है करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है ये समझ लेते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रेफर्स कि एक ऑफेंस जो एक डिसरेस्पेक्ट दिखा रहा हो अथॉरिटी को या डिग्निटी ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। इसके पीछे जो रीज़न था वो ये था कि कोर्ट की जो डिग्निटी है वो प्रोटेक्ट होनी चाहिए फ्रॉम अटैक्स। ठीक है, ताकि उनको डिफेम ना करे या उनकी जो अथॉरिटी है उसको छोटा ना दिखाए। इसी वजह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आया था। ऑल्सो आर्टिकल 261 बोलता है कि हमारे पास पूरा फेथ होना चाहिए और क्रेडिट देना चाहिए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स और जुडिशल प्रोसीजर। जो प्रोसीडिंग होती है यूनियन और हर स्टेट में, हाई कोर्ट में, उसकी मान्यता रखने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। अब ये केस इम्पॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। मुलगांवकर प्रिंसिपल देख लेते हैं। इसमें ये बोला गया था इन द क्रिटिसिज्म जो होता है सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट, जो उनकी रूलिंग है कि वो कंसोल करती है इन्वोक मुलगांवकर प्रिंसिपल। इसमें ये आर्ग्यू करता है जो कोर्ट है वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। एस मुलगांवकर वर्सेस अननोन, ये 1978 का केस है। उस टाइम पे आपकी मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी। ये केस लेता है, लैंडमार्क केस है जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बाय 2.1 या 2:1 मेजॉरिटी जो है उसमें कोर्ट ने हेल्ड करा था। जो मुलगांवकर है, एडिटर था इंडियन एक्सप्रेस का, वो नॉट गिल्टी है कंटेम्प्ट। ऑल्दो सेम बेंच ने इनिशिएट करा था उसकी प्रोसीडिंग, पर वो गिल्टी नहीं था। ये कंसोल करता है क्वेश्चन कि क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए कंटेम्प्ट जुडिक्शन में, जो कि आया मुलगांवकर प्रिंसिपल, इसलिए ये इम्पोर्टेंट केस है। तो इस डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि क्या है चीज़ें। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रेफर क्या करता है, एक ऑफेंस जो डिसरेस्पेक्ट दिखा रहा है डिग्निटी अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कौन कौन से ये समझ लेते हैं। आर्टिकल 261 टॉक्स अबाउट कि हमारे पास फुल फेथ होनी चाहिए जुडिशियल प्रोसीडिंग में और क्रेडिट देना चाहिए। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 बोलता है रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। थर्ड जो है वो बेसिकली बात करता है आर्टिकल 129 और 215, ये बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकती है रिस्पेक्टिवली। आर्टिकल 142 क्लॉज 2 ये पावर्स सुप्रीम कोर्ट को देता है कि वो पनिश कर सकता है कंटेम्प्ट या कोई भी पर्सन जो है। लीगल प्रोविजंस कौन कौन से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ये समझ लेते हैं। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में है वो है पहला डिफाइन करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है नहीं। इसमें ये भी बताया है कि कंटेम्प्ट दो तरह के होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट होते हैं और क्रिमिनल कंटेम्प्ट होते हैं। ठीक है, सिविल बेसिकली सिंपल डिसोबीडियंस हो गया ऑर्डर का। अच्छा, क्रिमिनल थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप स्कैंडलाइज कर रहे हो कोर्ट को या इंटरफेयर कर रहे हो जुडिशियल प्रोसीडिंग में, तो आपको क्या होता है 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट होती है या आपको 2000 रुपये का फ़ाइन देना पड़ता है। इसके अलावा ये कैनॉट इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग पोस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपायरी ऑफ एलिजिड कंटेम्प्ट, 1 साल के बाद नहीं हो सकता, ये कहने का इसका मतलब है। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या है इसमें समझ लेते हैं कि फेयर और एक्यूरेट रिपोर्टिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग की वो एक्सेप्शन है। फेयर क्रिटिसिज्म जो कि मेरिट है जजमेंट की, वो आप कर सकते हो। merely defamatory attacks on judge and not intended to interfere in the proceeding, मतलब जज पे आप कमेंट कर सकते हो लेकिन उसकी प्रोसीडिंग पे
नहीं कमेंट करना चाहिए। 2006 में ये अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था कि जो ट्रुथ है वो एक वैलिड डिफेंस है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में करा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो बात करता है मैकेनिज्म टू इन्वेस्टिगेट चार्जेस अगेंस्ट अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये न्यूज़ में इसलिए है कि रिसेंटली आंध्र प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर है उन्हें रिटर्न में लिख के दिया है सीजीआई को, जो कंप्लेन करता है मिसकंडक्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग में होता है। ओवर द ईयर्स 3 मैकेनिज्म होते हैं, जैसे इन हाउस प्रोसीजर 1999, सेक्सुअल हरासमेंट गाइडलाइंस एंड रिमूवल फॉर प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, जो इवॉल्व हुई हैं इन्वेस्टिगेट केसेस, जो कि होता है मिसकंडक्ट, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे केसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी अगेंस्ट द जजेस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायग्राम है पूरा चार्ट सा, आप इसको देख सकते हो। इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या इवेंचुअली कैसे रिमूव होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे 3 जो टॉपिक्स हैं, जैसे रिमूवल प्रोसीडिंग एज पर आर्टिकल 124 क्लॉज 4 कॉन्स्टिट्यूशन का, इन हाउस प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और 2013 का सेक्सुअल हरासमेंट रेगुलेशन, तीनों का है चार्ट। हु मे फाइल अ कंप्लेंट, रिमूवल प्रोसीडिंग की बात कर रहे हैं। इसमें जो साइंड होगा नोटिस एटलीस्ट 100 मेंबर्स से होना चाहिए लोकसभा और 50 राज्यसभा से, ऑन चार्जेस ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी बाय जज। इन हाउस प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ तो कौन फाइल कर सकता है कंप्लेंट, तो कंप्लेंट ऑफ मिसकंडक्ट कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है। ठीक है, और थर्ड है जो 2013 का सेक्सुअल हरासमेंट रेगुलेशन है, ये फाइल कर सकता है कोई भी वुमेन जो कि हरास्ड हो। ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड है पॉइंट वो है पर्सन्स टू हुम कंप्लेंट मस्ट बी फाइल, किसको कंप्लेंट फाइल होनी चाहिए। तो रिमूवल प्रोसीडिंग में उसमें आप, तो यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है रेलेवेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट, उनको कर सकते हैं कंप्लेंट फाइल। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में जो इन हाउस प्रोसीजर में उसमें सीजीआई या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फाइल कर सकते हैं। थर्ड 2013 सेक्सुअल हरासमेंट रेगुलेशन में आप जेंडर सेंसिटाइजेशन और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को कर सकते हो। ठीक है, प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी बैठेगी वो कैसे होगी रिमूवल प्रोसीडिंग में, अगर कोई नोटिस दिया है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को तो वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक 3 मेंबर कमेटी जो इन्वेस्टिगेशन को देखेगी और उस पर एक्शन लेगी। अगर बात करूँ इन हाउस प्रोसीडिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे सीजीआई जो है उनको रिक्वायर्ड होगा कि डिटरमाइन करे कि कंप्लेंट सीरियस है या मजाक में है। ठीक है, अगर सीजीआई ये फाइंड करता है कि कंप्लेंट सीरियस मिसकंडक्ट पे है तो वो रिस्पॉन्ड देगी इसको कंसर्न जज को, और बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स और सपोर्टिंग मटेरियल सीजीआई एक फाइंड करेगी कंप्लेंट जो कि उसको देखेगी और एक इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाएगी जिसका नाम है इंक्वायरी कमेटी। अगर जीएसआईसीसी सेटिस्फाई नहीं है और कंप्लेंट जेन्युइन है तो 3 मेंबर इंटरनल सब कमेटी बनेगी जो कंडक्ट करेगी इंक्वायर। कमीशन क्या है इंक्वायरी का, इंक्वायरी कमेटी का हम ये देख लेते हैं, इसको समझना इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख सकते हो जो रिमूवल प्रोसीडिंग है एज पर आर्टिकल 124 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे जो इंक्वायरी कमेटी बैठेगी उसका जो कॉम्पोजिशन में सुप्रीम कोर्ट होंगे जज, चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होंगे। अगर बात करूँ इन हाउस प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो कमेटी में 3 लोग होंगे, 3 जजेस जो कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे और 2 चीफ जस्टिस होंगे अदर हाई कोर्ट के। और सेक्सुअल हरासमेंट अगर बात करूँ, कमेटी जो कॉम्प्रोमाइज़ करती है मेंबर्स ऑफ जीएसआईसीसी या पर्सन नॉमिनेटेड जीएसआईसीसी के, उनमें मेजॉरिटी मेंबर्स जो है वुमेन होने चाहिए और एक आउटसाइड मेंबर होना चाहिए।
नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है 4.3 ई लोक अदालत के बारे में है। अब क्या हुआ है, कोविड-19 पैंडमिक के बाद लीगल सर्विस अथॉरिटी ने एक नया नॉर्मल को एक्सेप्ट करा है, या न्यू नॉर्मल जिसे बोलते हैं, और लोक अदालत को वर्चुअल प्लेटफॉर्म में बुलाया है जिसका नाम है ऑनलाइन लोक अदालत या ई लोक अदालत। ठीक है, लोक अदालत या ई लोक अदालत क्या होता है समझ लेते हैं। ई लोक अदालत जो है वो ऑर्गेनाइज है 15 स्टेट्स में, जो कि डिस्पोज करते हैं 2.51 लाख केसेस जो कि होते हैं फ्रॉम जून टू अक्टूबर। लोक अदालत एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जो डिस्प्यूट है पेंडिंग है कोर्ट में लॉ के या प्री लिटिगेशन स्टेज पे, वो सेटल हो जाए विदाउट गोइंग टू अ लिटिगेशन। ठीक है, विदाउट एनी एक्सपेंस ऑफ लिटिगेशन। तो यहाँ पे इनको जो स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है वो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के अंडर मिला है। जनरली इसमें एक जुडिशियल ऑफिसर होता है जो चेयरमैन होता है, लॉयर होता है और एक सोशल वर्कर होते हैं एज मेंबर्स। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो रिड्यूस करता है बर्डन ऑफ कोर्ट डिस्पोजल और लॉन्ग पेंडिंग लिटिगेशन जो चलते हैं पार्टीज़ के बीच में। अवार्ड्स जो डीम्ड होते हैं वो यहाँ पे डिक्री होते हैं सिविल कोर्ट के, और यहाँ पे जो फाइनल और बाइंडिंग होते हैं ऑल पार्टीज़, और इनके खिलाफ अपील नहीं दे सकते आप बिफोर द कोर्ट, बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, रिसेंटली छत्तीसगढ़ इम्पोर्टेंट डेटा है, छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्टेट बना है जिसने इनऑग्रेट करा है स्टेट लेवल पे ई लोक अदालत को। ठीक है, एडीआर मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। एडीआर बेसिकली होता है, जो लोक अदालत का एग्जांपल इसमें दे रखा है, कि आप कोर्ट नहीं जाके आप बीच में किसी आर्बिट्रेटर को लेके नेगोशिएट कर रहे हो। एडीआर मैकेनिज्म डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है जो कि नॉन एडवर्सरेबल होता है, मतलब वर्किंग टुगेदर होता है, कोऑपरेटिव वे में होता है, और यहाँ पे चीज़ें जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए इसलिए करा जाता है। एडीआर बेसिकली फंक्शन यही है कि जो बर्डन ऑफ लिटिगेशन है कोर्ट पे ख़त्म हो जाए, मामला कोर्ट के बाहर ही सुलझ जाए, वैसा वाला हिसाब है इसका। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पास हुआ था 1987 में। ये इंकरेज करता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, और न्यू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट इनैक्ट हुआ था 1996 में, जो कि डील करता है नेशनल और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। इंडिया में एडीआर जो स्टैब्लिश हुआ था वो आर्टिकल 14 के बेसिस पे हुआ था, विच इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 21 विच इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और ये इसी से इस्टेब्लिश हुआ था एडीआर। डीपीएसपी में अगर बात करूँ, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जो था हमारा डीपीएसपी में, आर्टिकल 39A बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस या यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है ये। ठीक है, वो अचीव करता है एडीआर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में आर्बिट्रेटर है, जो कि जिसका जो अवार्ड होगा, मतलब जो जजमेंट एक तरह से समझ लो जो बाइंडिंग होगा। आर्बिट्रेटर कंसिडर करेगा एविडेंस, नेगोशिएशन होगी, वॉलंटरी एग्रीमेंट, और वर्कआउट होगा सोल्यूशन। ठीक है, एडीआर 4 ways टू स्टे आउट ऑफ कोर्ट टू गेट आउट ऑफ कोर्ट। यहाँ पे कंसिलिएटर होता है जो एक्सप्लेन करता है लॉ, और ये नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन होती है कंसिलिएशन की, और मीडिएशन होता है जो फैसिलिटी करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग और नेगोशिएशन को लाता है। तो यहाँ पे चारों में से कोई सा भी वे करते हो, बट आर्बिट्रेटर का बाइंडिंग होता है, नेगोशिएशन जो होती है उसमें वॉलंटरी होती है, कंसिलिएटर एक्सप्लेन करता है लॉ लेकिन इसका बाइंडिंग नहीं होती, मीडिएटर मीडिएट करता है। तो कौन सा भी आपको अच्छा लगता है वो आपके हिसाब से रहता है। अब रिलेटेड डेवलपमेंट क्या है, आर्बिट्रेटर एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल प्रोमलगेट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या अमेंडमेंट्स है ये हम समझ लेते हैं। अनकंडीशनल स्टे है इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स, जिस केसेस में जहाँ पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड के वजह से या करप्शन की वजह से इंड्यूस हुआ है। Until recently, arbitration award enforceable थे, even if an appeal was filed against in the court। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रिसेंटली अगर बात करूँ तो ये रिमूव करता है 8th शेड्यूल ऑफ द एक्ट, जो कि कंटेन करता है नेसेसरी क्वालिफिकेशन फॉर एक्यूट्रेशन ऑफ आर्बिट्रेटर। नाउ क्वालिफिकेशन जो होगी वो एक्सपीरियंस और नॉर्म्स फॉर एक्यूट्रेशन ऑफ आर्बिट्रेशन
वो प्रिस्क्राइब्ड होगी रूल्स और रेगुलेशन जो कि फ्रेम्ड हुए हैं आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, ये प्रपोज हुआ था 2019 के अमेंडमेंट में। अगर बात करूँ शेड्यूल 8 की, आर्बिट्रेटर का बेसिक क्वालिफिकेशन दो उसमें जो बता रखा है, ऑल दो वैसे बहुत है लेकिन यह दो समझ लेते हैं। एडवोकेट होने चाहिए वो एक अंडर एडवोकेट्स एक्ट 1961, उनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा है ऑफिसर होना चाहिए इंडियन लीगल सर्विस के अमंग अदर्स। बेनिफिट का है, ये बेनिफिट करेगा फॉरेन आर्बिट्रेटर्स को ड्यू टू रिमूवल ऑफ क्वालिफिकेशन। ठीक है, और ये सारे स्टेक होल्डर्स को एक अपॉर्चुनिटी देगा कि वो अनकंडीशनल स्टे या इन्फोर्समेंट देगा आर्बिट्रल अवार्ड्स को। ठीक है, अब ACI के बारे में जान लेते हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में आया था, उसमें ये बेसिकली बात करता है कि इस्टेब्लिश करना चाहिए, हमें एक इनकॉर्पोरेट करना चाहिए इंडिपेंडेंट बॉडी जिसका नाम है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ACI बेसिकली सेटअप करेगा ग्रेडिंग आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन और अक्रेडिटेशन ऑफ आर्बिट्रेशन। ACI का जो हेड होगा चेयरपर्सन होगा, जो होगा एक जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, या CGI होगा हाई कोर्ट का, या कोई एमिनेंट पर्सनालिटी होगा या पर्सन होगा जो की अपॉइंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पे कंसल्टेशन होगी CGI से। ठीक है, कंसल्ट करेंगे CGI को। इसमें 2 फुल टाइम मेंबर्स होंगे जो कि एमिनेंट आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर्स से होंगे और अकेमेडियन से होंगे, और एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो रिकग्नाइज्ड बॉडी ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री से होगा, जो कि नॉमिनेट होगा रोटेशनल बेसिस पे एज अ पार्ट टाइम मेंबर। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या ACI एक्स ऑफिशियल मेंबर्स का होगा। सिंगापुर कन्वेंशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो मीडिएशन पे आता है वो आ चुका है इसमें के हिसाब से। कन्वेंशन जो मेंशन है UN कन्वेंशन और इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट, जो कि रिजल्ट होता है मीडिएशन में। ये एक फर्स्ट UN ट्रीटी था जो कि नेम्ड है आफ्टर सिंगापुर। कन्वेंशन अप्लाई करता है इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट, जो कि रिजल्ट होते हैं मीडिएशन के थ्रू, और कंक्लूडेड पार्टीज जो है वो रिजॉल्व कर सकती है कमर्शियल डिस्प्यूट। ये अलाउ करेगा बिजनेस को, वो यहाँ पे क्या होगा कि बिजनेस अलाउ करेगा कि वो रिड्रेसल पर चले जाए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या कुछ भी इनका डिस्प्यूट पे आता है। तो यहाँ पे जो मीडिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है अप्लाई करेगा डायरेक्टली टू कोर्ट ऑफ द कंट्री जो पहले साइन हो रखा है और रेटिफाई हो रखा है ट्रीटी में। करंटली कन्वेंशन के हिसाब से 53 सिग्नेटरीज है, जिसमें इंडिया भी है। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है, इंडिया के साथ चाइना और US जैसी कंट्रीज भी है जो जिनने सिंगापुर कन्वेंशन साइन कर रखा है। सिग्निफिकेंस क्या है कन्वेंशन का कि फैसिलिटेट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स, इनेबल करेगा डिस्प्यूटिंग पार्टीज़ की वो इजीली जा पाए, सेटलमेंट कर सके अगर उन पे कोई दिक्कत हो तो। बिजनेस बेनिफिट करेंगे, मीडिएशन एक एडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑप्शन है उनके पास, लिटिगेशन और आर्बिट्रेशन जो सेटल कर सकते हैं क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट। ठीक है, इसके अलावा टाइम बहुत बचेगा और लीगल कॉस्ट बचेगी कंपनीज़ की, तो इसलिए बेनिफिशियल है ये। बेनिफिट क्या है इंडिया के लिए कि ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएगा हमारे, और ये मीडिएशन लाएगा, और ये प्रोवाइड करेगा एक सिग्नल जो पॉजिटिव होगा फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कि वो इंडिया में भी आ सकते हैं। और क्योंकि हमारे ADR प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तो ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है उसके समझ लेते हैं, और यह कॉन्सेप्ट जो भी हैं वो देख लेते हैं। पहला है नया बंधु ऐप। तो नए बंधु ऐप जो है वो लिस्ट करा है उमंग ऐप में। नया बंधु बेसिकली लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। ये इनेबल करता है, इस्टेब्लिश करता है एक फ्रेमवर्क जो डिस्पेंसेशन होता है प्रो बोनो लीगल सर्विसेज अक्रॉस द इंडिया। कनेक्ट कर देता है प्रैक्टिसिंग जो एडवोकेट्स होते हैं इंटरेस्टेड इन बोनो प्रो बोनो वर्क, जो कि एलिजिबल होते हैं मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल बेनिफिशरीज मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। प्रो बोनो लीगल सर्विसेज का मतलब ये है कि एक प्रैक्टिस होती है लीगल असिस्टेंस की जो कि फ्री होती है, मिनिमल कॉस्ट पे होती है उनके लिए जिनके पास पैसा नहीं है। तो ये फ्री लीगल एड और एक्सेस टू जस्टिस जो हमारे
DPSP में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 39 क्लॉज ए ये बात जो करता है। उमंग जो ऐप है 2017 में लॉन्च हुआ था। ये गवर्नमेंट की सर्विसेज को सिंगल मोबाइल ऐप पे लाता है विद लार्जर गोल कि गवर्नमेंट को एक्सेसिबल हो पब्लिक को या सिटीजन्स को मोबाइल फ़ोन के द्वारा। डिजिटल इंडिया के अकॉर्डिंग अगर बात करूँ तो ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी। 660 सर्विसेज है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे 127 डिपार्टमेंटल और 25 स्टेट्स हैं जो बात करते हैं, और अबाउट 180 यूटिलिटी बिल पेमेंट होती है सर्विसेज का जो कि लिव ऑन इट हो। यहाँ पे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 7 सर्विसेज को अंडर लाया है जिसका नाम है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये उमंग ऐप पे है। सर्विस क्या क्या इंक्लूड है इसमें? करंट वेदर है, वेदर वार्निंग है, टूरिज्म है, फोरकास्ट है। हेबियस कॉर्पस पिटीशन देख लेते हैं हम। इसमें क्या है, रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट करा है अर्नब गोस्वामी की हेबियस कॉर्पस पिटीशन जो कि इमीडिएट रिलीज़ की है। हेबियस कॉर्पस इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब है यू मस्ट हैव द बॉडी, ठीक है। ये पिटीशन फाइल हुआ है अंडर आर्टिकल 32 और ये प्रे करता है बिफोर द कोर्ट कि डायरेक्टली अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल अथॉरिटी को जो डिटेन हुआ है फ्रॉम उसको अ पर्सन टू प्रोड्यूस द टेंथ्यूअर बिफोर द कोर्ट। ये पटिशन जो लीड करती है कोर्ट को, ये डिटरमाइन करती है वैलिडिटी ऑफ सच डिटेंशन। हेबियस कॉर्पस रिट है, इम्पॉर्टेंट है। ये बोला जाता है बुलमार्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी और ये आर्बिट्री अरेस्ट के अगेंस्ट या डिटेंशन के अगेंस्ट होता है, इशू करा जाता है। ये इशू बोथ पब्लिक अथॉरिटीज़ और प्राइवेट अथॉरिटीज़ को करा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो प्ली बार्गेनिंग भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हमें समझना चाहिए। प्ली बार्गेनिंग रेफर करता है पर्सन जो चार्ज्ड है विद क्रिमिनल ऑफेंस, वो नेगोशिएट करता है विद द प्रोसिक्यूशन ताकि उसको लेसर पनिशमेंट मिल जाए। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैं एक गिल्टी हूँ किसी सीरियस ऑफेंस का तो मैं प्ली बार्गेन करूँगा कि मुझे कम से कम सज़ा मिल जाए, जो कि मुझे प्रिस्क्राइब्ड हो उससे कम मिल जाए, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था, इम्पॉर्टेंट है, 2006 में हुआ था। ये एक सेट ऑफ अरेंजमेंट है जो CRPC में है, बेसिकली कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये इनिशिएट हो सकता है अक्यूज के द्वारा। ये डेथ सेंटेंस में यूज़ नहीं हो सकता, ना लाइफ सेंटेंस में या प्रिजनमेंट टर्म अबव 7 ईयर्स में नहीं हो सकता यूज़। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्लॉज। अच्छा, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है राइट टू सबाइटशिप, ठीक है। रिसेंटली क्या हुआ है, सबाइटशिप राइट जो है तनवार के रॉयल फैमिली को मिला है, जो कि पद्म स्वामी टेम्पल है। ये आपका केरला में आई थिंक बहुत ही बढ़िया टेम्पल है। अगर आप को टाइम मिले तो आप गूगल पे देख सकते हो, पूरा गोल्ड से बना हुआ ये टेम्पल है, ट्रवनकोर का महंगा टेम्पल है। और ये सबाइटशिप राइट्स बेसिकली रेफर करते हैं राइट टू मैनेज जो फाइनेंशियल अफेयर्स है GT के इन पोजीशन ऑफ ट्रस्टी। सबाइट एक मैनेजर हैं प्रॉपर्टी जिनकी टाइटल है और ये इंटाइटल होती हैं बोथ को, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी और दो आइडलर उन दोनों को इंटाइटल करते हैं। सबाइट के पास कोई लीगल क्लेम नहीं है प्रॉपर्टी का, जो ये बिलीव करा जाता है कि जो सारी चीज़ है वो DT के पास है, ठीक है। अब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट या विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 का देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट्स को ये बोला है कि जो विटनेस प्रोटेक्शन केसेस है अगेंस्ट MPs और MLAs इस स्कीम के अंडर आए। ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस जो कि बेस्ड हो थ्रेट असेसमेंट और प्रोटेक्शन मेजर्स पे, जो कि अलाय हो प्रोटेक्शन चार्ज ऑफ आइडेंटिफाई ऑफ विटनेस, उनका रिलोकेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइस इनके जो रेजिडेंस पे हो, और विटनेस के सेफ्टी के लिए बड़ी सारी मेजर लेनी चाहिए। ये अप्रूव सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करा गया था और बाइंडिंग है हर कोर्ट पे। इसको जो फंडिंग मिलती है वो स्टेट विटनेस प्रोटेक्शन फंड से मिलती है, जो कि इसके एक्सपेंसिव बेयर करता है।
अच्छा, यहाँ पे कमेटी इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखना ही पड़ेगा मेंस के अगर आता है। मालिमत कमेटी 2009 की 2003 की कमेटी है, जो कि स्ट्रॉन्ग विटनेस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म पे बेट करती है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट में हम और भी चीज़ देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। मेरा नाम है राहुल, बाय।